हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। क्लियर? देखिए गाइस, हम लास्ट क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पर डिस्कशन कर रहे थे और लगभग हमने 3 एप्लीकेशंस डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमारी लास्ट एप्लीकेशन जो थी गॉस थ्योरम की वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर। क्लियर? लाइन चार्ज वायर, इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर की वजह से जो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आई थी वो थी 2k लैम्डा बाय r। क्लियर? देखिए, उसी एप्लीकेशन पर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे और फिर बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशंस की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख करके रखा हुआ है, चार्ज डेंसिटी ऑन एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 माइक्रोकूलम। चार्ज डेंसिटी ऑन एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको 2 माइक्रोकूलम पर मीटर। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से 10 सेंटीमीटर दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम को। सपोज कर लीजिए ये आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो लैम्डा है वो आपको गिवन है बेटा 2 माइक्रोकूलम पर मीटर। लैम्डा गिवन है आपको, इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है आपको। तो जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो क्या होगा, 2k लैम्डा बाय r। डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे आप, 2k लैम्डा बाय r। नाउ अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर वैल्यूज पुट करनी है ओनली 2 इंटू k की वैल्यू, क्योंकि ये मीडियम जो है आपका एयर ही है, कोई पर्टिकुलर मीडियम यहां पर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो उस मीडियम को हम एयर या वैक्यूम ही सपोज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू लैम्डा इज व्हाट 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये बात समझ आएगी आपको? तो ये कितना हो जाएगा गाइस? क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखिए यहां पर 9 4 जा 36 इंटू ये ऊपर गया तो ये हो गया 11 में से ये गया 9। ठीक है, ये ऊपर गया तो ये बच गया आपका 10 की पावर +2। अच्छा, प्लस ये हो गया -1 ऊपर गया +1, 10 में से 6 गए, 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिस विल बी योर आंसर। सिंपल है बिल्कुल। क्लियर? फॉर्मूला पुट करके आपको आंसर कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 36 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, अ वायर हैविंग लाइन चार्ज डेंसिटी λ2 is placed parallel at a distance d to an infinite line charge of density λ1. Determine force per unit length on second wire. Determine force per unit length on second wire। मतलब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि यहां पर 2 वायर्स हैं, एक वायर आपका ये है, इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी λ1 है, और दूसरा एक पैरेलल, इसके पैरेलल एक वायर है, इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी λ2 है। ये वाला जो वायर है ये आपका फर्स्ट वायर है और ये आपका सेकंड वायर है। अब जो फर्स्ट वायर है, ये फर्स्ट वायर अपने आसपास क्या कर रहा है गाइस, ये फर्स्ट वायर अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। फर्स्ट वायर, ये फर्स्ट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो सेकंड वायर है ये फर्स्ट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, आ चुका है, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है। तो इस फर्स्ट वायर पर, इस सेकंड वायर पर फर्स्ट वायर की वजह से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी हम बात यहां पर करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहां पर, ठीक है,
कि मैं यहां पर इस पूरे वायर की जगह क्या करता हूं, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, एलिमेंट जिस पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, dq, कितनी है, dq। ये dq चार्ज क्या है, ये dq चार्ज बहुत ही स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉल चार्ज है, जिसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अब ये पूरा लाइन चार्ज वायर है, इससे d डिस्टेंस पर एक dq चार्ज है, जिस पर कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। यहां पर अभी हम जो फोर्स फाइंड कर रहे हैं ना, फोर्स ऑन DQ चार्ज पर अगर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा गाइस, DQ चार्ज पर अगर आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका F DQ इंटू E। अब इस DQ चार्ज पर इस पूरे वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहां पर DQ। लाइन चार्ज वायर से D डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 2K लैम्डा 1 अपॉन D। इस फर्स्ट वायर की वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से DQ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 2K लैम्डा 1 अपॉन D। इज इट क्लियर? नाउ DQ की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय यूनिटरी मेथड। DQ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए DQ क्या है, सेकंड वायर की लेंथ अगर मैं मान लू L लेंथ, सॉरी या DQ पर हम चार्ज सपोज कर लेते हैं, चार्ज कितना है Q। इस वायर पर टोटल चार्ज की वैल्यू जो है वो Q है, मान लीजिए। नाउ टोटल चार्ज की वैल्यू Q है, तो Q चार्ज वायर की डेंसिटी लैम्डा, यूनिट चार्ज की डेंसिटी लैम्डा बाय Q। DQ चार्ज की डेंसिटी या DQ चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय Q इंटू DQ। क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, या फिर एक मिनट इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। देखिए इस DQ की जो लेंथ है ये भी हम क्या सपोज करके चलते हैं यहां पर गाइस, इस DQ की लेंथ हम सपोज करके चलते हैं DL। तो देखिएगा यूनिटरी मेथड, L लेंथ की वायर पर चार्ज की वैल्यू Q, यूनिट लेंथ के वायर पर चार्ज की वैल्यू Q बाय L। Q बाय L को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। देयरफॉर DL लेंथ के वायर की चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाय L इंटू DL। Q बाय L इंटू DL। L लेंथ की वायर पर चार्ज Q, ठीक है। हाँ, तो DQ की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, DQ की वैल्यू आ जाती है Q बाय L इंटू DL। क्या ये बात क्लियर है? या फिर लैम्डा DL, लैम्डा कितना है यहाँ पर, लैम्डा 2 है। लैम्डा कितना है, लैम्डा 2। L लेंथ की वायर पर चार्ज कितना है, Q, तो यूनिट लेंथ की वायर पर चार्ज Q बाय L। Q बाय L को हम लिख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा 2, तो DL लेंथ की वायर पर चार्ज कितना होगा, Q बाय L इंटू DL। Q बाय L इज व्हाट, नथिंग बट द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकंड वायर। तो DQ की वैल्यू हो जाती है लैम्डा 2 इंटू DL, लैम्डा 2 इंटू DL। तो देखिए यहां पर दोबारा आते हैं, F की वैल्यू क्या रखी है हमने, 2K लैम्डा 1 अपॉन D इंटू DQ। F DQ की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2K लैम्डा 1 इंटू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 DL अपॉन D। DQ की वैल्यू यहां प्लेस करने पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2K लैम्डा 1 लैम्डा 2 DL बाय D। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देखिए टोटल फोर्स, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सेकेंड वायर
इसको हम इंटीग्रेट करें अगर 2k λ1 λ2 बाय डी, सब बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा फ्रॉम 0 टू एल, सिर्फ डी एल, एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। एल के रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं देखिए तो एफ की वैल्यू क्या बन जाती है 2k λ1 λ2 एल बाय डी। डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा गाइस फ्रॉम 0 टू एल और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में एल। अब हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमें बात किसकी करनी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या हो जाएगा, इस एल को अपॉन में डाल दीजिए। अगर ये एल अपॉन में चला गया तो वैल्यू क्या आई 2k λ1 λ2 अपॉन डी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर 2k λ1 λ2 बाय डी। देख लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा से एक बार, ये आपका क्वेश्चन है। A wire having a line charge density λ2 is placed parallel to distance। सेकेंड वायर को फर्स्ट वायर के d डिस्टेंस के पैरेलल रखा। इस सेकेंड वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना है फर्स्ट वायर की वजह से। तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है F = QE फोर्स ऑन dq। मैंने इस पूरे वायर का एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लिया जिसकी लेंथ थी dl और चार्ज था उस पर dq। तो फोर्स ऑन dq क्या हो गया गाइस, F = dq into E, dq into E। E की वैल्यू इस फर्स्ट वाले वायर की वजह से यहां पर E की वैल्यू 2k λ1 बाय d। और फिर हमने यूनिटरी मेथड से क्या किया, dq की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट की जो कि आई λ2dl। क्या आई, λ2dl। λ2dl आने पर हमने इस वैल्यू को dq की वैल्यू जगह प्लेस किया और इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास में कंप्लीट फोर्स आ गया ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। जब उसके बाद में अगर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना था तो इस L को मैंने क्या किया, डिवाइड में डाल दिया तो F बाय L की वैल्यू लास्ट में फाइनली मेरे पास में आ गई 2k λ1 λ2 बाय d। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, लाइन चार्ज वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चलिए, इट इज क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखा जाए, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite non-conducting sheet। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है आपको यहां पर, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। देखिए इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट क्या होती है, एक 2 डायमेंशनल शीट होती है गाइस, इस तरह से 2 डायमेंशनल शीट होती है कुछ इस तरह से, जिस पर अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो वो सारा का सारा चार्ज, कंप्लीट चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह से। अगर इस 2 डायमेंशनल मेटल प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारा चार्ज इस मेटल प्लेट के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी को कहा जाता है नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। तो अगर इस चार्ज मेटल प्लेट का सरफेस एरिया सपोज कर लीजिए A है और इस पर टोटल चार्ज Q है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी कुछ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, विच इज इक्वल्स टू Q बाय A कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों, Q बाय A कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस पूरी मेटल प्लेट की वजह से कुछ r डिस्टेंस पर किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। हमारा मोटो जो है वो ये है
बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। आई होप सबको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है। चलिए तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोबारा से हम क्या करेंगे, दोबारा से हम क्या करते हैं, यहां पर मेटल प्लेट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपकी एक मेटल या नॉन कंडक्टिंग शीट है जिस पर चार्ज जो है वो कुछ इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। इससे किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नेट डायरेक्शन कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि लास्ट एप्लीकेशन में थी। नेट इंटेंसिटी कैसे करेंगे, नेट इंटेंसिटी की कैलकुलेशन देखिए, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया DA कंसीडर करेंगे और सिमेट्रिकली इससे ठीक एक बराबर डिस्टेंस पर एक दूसरा एरिया DA यहां भी कंसीडर करेंगे। अब इस DA एरिया की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां होगी गाइस, नीचे की तरफ। और अगर हम इस DA की वैल्यू को देखें तो यहां पर इस एरिया की वजह से इंटेंसिटी डायरेक्शन पॉइंट P पर कहां होगी, ऊपर की तरफ। देख रहे हो आप, मैंने दो छोटे छोटे एलिमेंट्री एरियाज कंसीडर कर लिए हैं जिन पर एस्टैब्लिश चार्ज की वैल्यू जो है वो कैसे कंसीडर की जा सकती है, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से P पर इंटेंसिटी डायरेक्शन बाहर की तरफ, इस पॉइंट चार्ज पर की वजह से P पर इंटेंसिटी डायरेक्शन अगेन बाहर की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस मेटल शीट को भी दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में रिजॉल्व करूं, डिवाइड करूं, तो अपर वाले पार्ट की वजह से इंटेंसिटी डाउनवर्ड्स और लोअर वाले पार्ट की वजह से इंटेंसिटी अपवर्ड। इसका मतलब एक पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शन में इंटेंसिटीज आ रही हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। यस गाइस, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम यहां पर ये काम करेंगे कि इसको दोबारा क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इन कंपोनेंट्स। देखिए रिजॉल्व किस तरह से करेंगे, आप जानते हैं ये आपकी एक्सिस है, ये DE है, ये यहां से कुछ थीटा एंगल बना रही है, तो DE cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका यहां हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट DE sin थीटा ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये DE इस एक्स एक्सिस से भी क्या कर रही है, कुछ थीटा एंगल बना रही है। अच्छे से लिख लेते हैं, ये थीटा एंगल और यहां पर भी थीटा एंगल, क्लियर। तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE cos थीटा ही होगा और वर्टिकल कंपोनेंट DE sin थीटा होगा। इट इज क्लियर। तो अगर हम देखें तो ऊपर वाले पार्ट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नीचे वाले पोर्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एड ऑन हो जा रहा है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, यहां पर भी कैंसल आउट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, horizontal components of various elements or various symmetrical elements, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरियस सिमेट्रिकल एलिमेंट्स आर एडेड बट वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड are cancel out each other's effect, are cancel out each other's effect. Hence net electric field is only along
the horizontal is only along the horizontal direction। यहां से हमारे पास में ये कंक्लूजन आ जाएगा that horizontal component of electric field, various symmetrical elements are added, but vertical components of electric field are cancel out each other's effect, hence net electric field is only along the horizontal direction। मतलब इस पूरी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, नेट डायरेक्शन कहां होगी गाइस, नेट डायरेक्शन होगी इसकी यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगी। इट इज क्लियर, ठीक है, ये चीज हमें यहां से मालूम पड़ जाएगी। अब हम बात करते हैं, देखिए किसकी, आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे, देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है और किसकी हेल्प से फाइंड करनी है, गॉस लॉ की हेल्प से फाइंड करनी है, तो दोबारा से यहां पर कंसिडरेशन आता है किसका, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस किस तरह से अज्यूम किया जाए, यहां पर देखिए गॉसियन सरफेस किस तरह से अज्यूम किया जाएगा। दोबारा से यह आपकी मेटल प्लेट, इस पर चार्ज की वैल्यू कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज की वैल्यू इस तरह से। नाउ अब इस मेटल प्लेट से पॉइंट पी पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, जो टॉपिक है, हेडिंग है, उसमें क्या है कि इसकी जो डायमेंशन है वो इनफाइनाइट है। मतलब ये यहां से भी इन्फिनिटी इस तरफ जा रही है, यहां से भी इनफाइनाइट, ऊपर से भी इनफाइनाइट और नीचे से भी इनफाइनाइट। इसका मतलब इस शीट का जो टोटल चार्ज है वो इस पॉइंट पी को अफेक्ट नहीं कर सकता। ये पॉइंट है और बहुत ही ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज है तो वो इस चार्ज पर अफेक्ट नहीं डालेगा। इस चार्ज पर अफेक्ट डालने वाला जो, इस पॉइंट पर इफेक्ट डालने वाला जो चार्ज होगा वो इसके आसपास का ही पर्टिकुलर चार्ज होगा, शीट के ऊपर का। तो इस शीट पर जो चार्ज अफेक्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इस पॉइंट पर, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो चार्ज अफेक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं ये वाला चार्ज है, इतना इतना ही चार्ज है, ठीक है। बाकी का जो डायरेक्ट डायमेंशन है वो इनफाइनाइट है, वो इस पॉइंट पर अफेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर इस चार्ज को मैं क्या करता हूं, अपने सरफेस में कंसीडर करता हूं और इस पॉइंट को भी सरफेस से पास करवाता हूं, तो ये जो मेरा गॉसियन सरफेस है वो किस तरह से बनेगा गाइस, ये सरफेस बन जाता है एक सिलेंड्रिकल सरफेस। आप देख पा रहे हैं यहां पर जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। और सिलेंड्रिकल सरफेस किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो प्लेट के इस तरफ भी चार्ज है और प्लेट के उस तरफ भी चार्ज है, क्योंकि बिल्कुल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो पीछे की साइड में भी तो मेटल होगा, उस पर भी तो चार्ज होगा, तो दोनों तरफ चार्ज है, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, दोनों तरफ से पास करवाया है। ये शेप इधर आधा इधर है और आधा इसके बैक साइड में है। ये आपका क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। ये कहलाएगा गाइस गॉसियन सरफेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए गॉसियन सरफेस अज्यूम करने के लिए। एक तो जितना भी अफेक्टेड चार्ज है, जो चार्ज इस पॉइंट को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसिडरेबल होगी, उस पॉइंट, वो सारा चार्ज इस सरफेस पे आना चाहिए और आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो इसके सरफेस से पास होना चाहिए। दोनों ही कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई होंगी। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो चार्ज सरफेस यहां पर बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा गाइस। दोबारा से सिलेंड्रिकल इन शेप। नाउ नेक्स्ट हमारा जो काम होगा यहां पर वो क्या होगा बेटा, देखिए अब दोबारा से आपको क्या करना है, तीन यहां पर एलिमेंट्री एरियाज कंसीडर करने पड़ेंगे। तीन एलिमेंट्री एरियाज, पहला ये कर लेते हैं हम, विच इज DA1, जिसका वेक्टर डायरेक्शन कहां होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। दूसरा हम इसके कर्व्ड सरफेस पर एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं जो कि होगा DA2, जिसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। और तीसरा एरिया हम इसके पीछे की डायरेक्शन में भी करते हैं, विच इज DA3,
जिसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से फॉर एलिमेंट्री एरियाज, छोटे से एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वन वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए टू वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए थ्री वेक्टर। तीनों एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाले फ्लक्स को हम क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे, तो हमारे पास में नेट एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ये काम हमने पहले भी किया है, आइए करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, देखिए डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए वन कॉस थीटा वन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ई डी ए टू कॉस थीटा टू प्लस ई डी ए थ्री कॉस थीटा थ्री। कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है डी फाई की वैल्यू को ई डी ए वन कॉस थीटा वन प्लस ई डी ए टू कॉस थीटा टू प्लस ई डी ए थ्री कॉस थीटा थ्री। इट इज क्लियर नाउ। अब इन एंगल्स की बात करेंगे हम। थीटा वन, देखिए थीटा वन जो एंगल है वो ई और डी ए वन के बीच का एंगल है। इधर देखिए इस पर्टिकुलर एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ, हमने देख रखा है पहले, और डी ए वेक्टर भी इस तरफ। तो यहां पर थीटा वन आपका क्या हो जाएगा गाइस, 0 डिग्री। इट इज क्लियर, क्योंकि दोनों पैरेलल है। डीए की तरफ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टली ही है, बट आपका एरिया वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में है, तो यहां पर थीटा आपका कितना हो जाएगा, ई और डीए टू के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इट इज क्लियर। चलिए वेरी गुड। अब हम यहां की बात करते हैं। तो देखिए चार्ज पीछे भी है, चार्ज पीछे भी है, तो अगर मैं यहां पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखता हूं तो उसके लिए इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, इसके अलोंग, इसके अलोंग होगी गाइस, ठीक है ना, पीछे की तरफ नहीं लेंगे आप, क्योंकि चार्ज पीछे नहीं है, बैक साइड में भी आपका एज इट इज चार्ज जो है वो अवेलेबल है, उसकी वजह से इंटेंसिटी उसकी तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो यहां पर DA3 और E के बीच में एंगल जो बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। इट इज क्लियर। क्लियर, कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। तीनों एलिमेंट्री एरियाज पर एंगल देख लीजिए, E और DA के बीच में, EDA1 के बीच में एंगल 0 डिग्री, EDA2 के बीच में एंगल 90 डिग्री और EDA3 के बीच में एंगल 0 डिग्री। इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इन एंगल्स की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं हम, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। d phi is equal to EDA1 cos 0 डिग्री प्लस EDA2 cos 90 डिग्री प्लस EDA3 cos 0 डिग्री। तो यहां पर cos 90 डिग्री वाली टर्म तो 0 हो गई, बचा क्या आपके पास, d phi is equal to EDA1 प्लस EDA2। इट इज क्लियर, EDA1 प्लस EDA2। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस, पूरे सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा गाइस, EDA1 प्लस E इंटीग्रेशन DA2। इट इज क्लियर, EDA1 प्लस EDA2। बात समझ में आएगी आपको। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू A1 प्लस E इंटू A2। अगर हम देखें सिलेंडर को तो A1 एरिया जो है वो A2 एरिया के सिमिलर ही है। सामने वाले एरियाज है ना, सामने वाले एरियाज दोनों बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं होंगे तो ये सिलेंडर नहीं होगा। दोनों को अगर हम इक्वल ले लें तो यहां पर फाई की वैल्यू आ जाती है EA प्लस EA विच इज इक्वल टू 2EA। तो आपके पास में टोटल फ्लक्स कितना हो जाता है यहां पर, 2EA। फ्लक्स की डेफिनेशन से देख लीजिएगा, फ्लक्स की डेफिनेशन से हमारे पास में टोटल फ्लक्स, ठीक है, पासिंग थ्रू द होल सरफेस की वैल्यू क्या आ गई, 2EA। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा आप जानते हैं, अगेन बाय गॉस लॉ, अगेन बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से पूरे क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा,
सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसका स्टेटमेंट क्या होता है, phi इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके लिए अप्लाई होता है, पूरे क्लोज सरफेस के लिए। तो आपका जो क्लोज सरफेस है कौन सा, सिलेंडर क्लोज सरफेस, सिलेंड्रिकल, उससे पासिंग फ्लक्स की वैल्यू मैं मान लेता हूं यहां पर टोटल चार्ज उसके अंदर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो phi की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोबारा से, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 एक ही सरफेस से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वल टू इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा गाइस, 2EA इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, E की वैल्यू क्या आ गई, 2A एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम जानते हैं Q बाय A को लिख सकते हैं सिग्मा। Q बाय A को क्या लिखा जा सकता है बेटा, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q बाय A को अगर मैं सिग्मा कंसीडर कर लूं तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा यहां पर, E बिकम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाती है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोबारा देख सकते हैं आप, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। देख लीजिए, ये हमारी एप्लीकेशन थी। इस तरह से हमने काम किया है सारा इस पर। क्लियर है आपको? गुड, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इसी के साथ साथ हमारी 5th एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन पर डिस्कशन कर ही लेते हैं हम, ठीक है, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। 5th एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक, या इसको सॉरी लेफ्ट से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग मेटल शीट, और प्लेट भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग, नॉट नॉन कंडक्टिंग, इट्स कंडक्टिंग मेटल शीट। क्लियर है गाइस? कंडक्टिंग मेटल शीट और नॉन कंडक्टिंग मेटल शीट क्या डिफरेंस होता है, पहले उस पर बात करेंगे। देखिए, कंडक्टिंग मेटल शीट जो होती है, कंडक्टिंग मेटल शीट इस तरह से होती है। अच्छा, ये भी इनफाइनाइट है, ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट जो दे रखी है आपको वो इनफाइनाइट दे रखी है। कंडक्टिंग मेटल शीट कुछ इस तरह से होगी। मतलब थिक मेटल शीट है और इनफाइनाइट डायमेंशंस की है। और अगर हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की बात करें तो वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसके एजेस पर, इसके थिक एजेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा।
इसके थिक एजेस पर चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इस तरह की शीट को या मेटल प्लेट को हम बोलते हैं कंडक्टिंग मेटल प्लेट। नॉन कंडक्टिंग में क्या था, चार्ज इसके पूरे सरफेस एरिया पर, इनसाइड द सरफेस एरिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। कंडक्टिंग मेटल प्लेट में क्या होगा, चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसके एजेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसी प्लेट को हम बोलते हैं कंडक्टिंग मेटल प्लेट। और दोबारा से ये कैसी है, इनफाइनाइट डायमेंशंस की है, सारे डायमेंशंस इसकी क्या है, इनफाइनाइट। जैसे कि आपका ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड कंडक्टिंग कब होगा, आप इसके एजेस देखें, ये मेटलिक एजेस हैं और ये बीच में जो है ये ग्लास है, ठीक है। तो अगर मैं इसे चार्ज सप्लाई करता हूं तो सारा चार्ज इसके एजेस पर, कॉर्नर एजेस पर, क्योंकि ये मेटल के हैं, वहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, बीच में अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगी, ये कंडक्टिंग मेटल प्लेट कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी, कंडक्टिंग मेटल प्लेट, ठीक है। अगर कोई आपका बोर्ड है जिसके एजेस क्या है, मेटलिक एल्यूमिनियम के बन रहे होते हैं और बीच में क्या होता है, वुडन होता है या ग्लास होता है, तो अगर आप चार्ज सप्लाई करेंगे तो चार्ज सारा का सारा उसके एजेस पर, मेटल पर ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो वो कहलाएगी कंडक्टिंग मेटल प्लेट। इट इज क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा से सबसे पहला डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात की जाएगी बेटा। यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाएगी। यहां पर दोबारा से क्या हो जाएगा, देखिए मैं मेटल प्लेट बनाता हूं। अब जो मेटल प्लेट मैं बना रहा हूं वो कुछ इस तरह से ही बनेगी, ध्यान रखिएगा। चार्ज इसके एजेस पर है, हम इस प्लेट के सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, वहां पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी सिग्मा ही होगी गाइस। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा होगी ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर दो एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं, dA1 और dA2। दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए, dA1 और dA2। तो dA1 की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी DE नीचे की तरफ, इस dA की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी अगेन DE ऊपर की तरफ। तो दोबारा से क्या हो जाएगा, पॉइंट P पर, देखिए पॉइंट P पर जो चार्ज इंपैक्ट डालेगा ना, वो ये लाइन चार्ज होगा, है ना, ये लाइन चार्ज होगा। पीछे वाला या ऊपर वाला और नीचे वाला चार्ज इंपैक्ट नहीं डाल सकता। अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं कंपोनेंट्स में, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा DE cos थीटा। इसका भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर ही आएगा, DE cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट DE sin थीटा, यहां से वर्टिकल कंपोनेंट भी DE sin थीटा। बोलिए बात समझ में आएगी सबको, क्लियर। तो दोबारा से क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। नेट इंटेंसिटी आपकी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में होगी, यहां भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। नेट इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पूरी मेटल प्लेट की वजह से गाइस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर है, ना। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से मेटल प्लेट कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपका जो पॉइंट है, पॉइंट P, वो यहां पर सिचुएटेड है। अब मुझे देखिए गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, ये इन्फिनिटी है, ये वाला एज कहां जा रहा है, इनफाइनाइट, ये वाला एज इनफाइनाइट, ये ऊपर से इनफाइनाइट, नीचे से इनफाइनाइट, ठीक है। तो बैक साइड में चार्ज होगा ही नहीं, यहां सेंटर पर चार्ज है ही नहीं, तो बैक साइड वाला सरफेस अब इस बार हमें कंसीडर नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं बैक साइड में सरफेस कंसीडर करूंगा, देखिए ये आपकी शीट है, सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं कि ये आपकी शीट है और आपने पॉइंट कहां रखा है, यहां पर। अब
इसके लिए या यहां अगर आप बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ना पॉइंट, तो ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ही नहीं। ये शीट किस तरह से, ये शीट ऐसे रखी हुई है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो इसके इन एजेस पर चार्ज है और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां है, कहीं यहां पर है, तो इसके इस वाले पोर्शन की वजह से इस पर इंटेंसिटी होगी, बाकी वाले किसी भी पोर्शन की वजह से इंटेंसिटी नहीं होगी। समझ में आई बात? तो मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है सामने की तरफ। तो जब हम यहां पर गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे तो गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऐसे। सिर्फ इतना ही बनेगा, पीछे की साइड में क्योंकि इनफाइनाइट डायमेंशन है वो गॉसियन सरफेस नहीं बनेगा। अब जब हमने गॉसियन सरफेस बना लिया है तो दोबारा से आप क्या करेंगे, यहां पर 3 एलिमेंट्री एरियाज कंसीडर करेंगे। देखिए इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्लेट की वजह से हॉरिजॉन्टली, ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका DA1। यहां पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर ही, एक एरिया हमने इसके कर्व सरफेस पर अज्यूम किया, वो हो गया DA2। इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो कहां है, इसके परपेंडिकुलर है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, और यहां पर इसका एरिया वेक्टर जो है वो क्या है, DA3। लेकिन अंदर सेंटर में इंटेंसिटी है ही नहीं, ध्यान रखिएगा गाइस, सेंटर में यहां पर कहीं भी इंटेंसिटी है ही नहीं, ये बिल्कुल प्लेन है, यहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर इंटेंसिटी भी नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं, और बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फाई इज इक्वल्स टू डी फाई इज इक्वल्स टू E डॉट DA1 प्लस E डॉट DA2। अब तक आप समझ चुके होंगे मैं क्या कर रहा हूं, E डॉट DA3। सारे एलिमेंट्री एरिया से पासिंग फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं नेट, तो ये क्या हो जाएगा, D5 E DA1 cos 0। देख लीजिए यहां पर, सॉरी देखिए E और DA1 दोनों पैरेलल है, तो यहां पर आपका जो थीटा है वो कितना होगा, 0 डिग्री। E और DA यहां पर परपेंडिकुलर है, तो यहां पर आपका जो थीटा होगा गाइस वो होगा 90 डिग्री। यहां की बात करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इंटेंसिटी यहां पर होगी ही नहीं। चलिए, तो ये हो गया 0 डिग्री प्लस EDA2 cos 90 डिग्री प्लस क्या, ये फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी DA3 वेक्टर एरिया में इंटेंसिटी प्रेजेंट नहीं है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 90 होने की वजह से फिनिश हो गया, खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो D5 की वैल्यू बचती है EDA1 ओनली, EDA1। नेट इलेक्ट्रिक flux passing through complete surface, passing through complete surface, net electric flux passing through complete surface क्या हो जाएगा, phi is equal to EA1, या आप इसको सिर्फ और सिर्फ EA भी लिख सकते हैं, EA। क्लियर? उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं आप, फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास में EA। नाउ अगेन बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम और लॉ, फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये फाई क्या हो जाएगा आपका, Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा गाइस। यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, EA इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से E की वैल्यू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और Q बाय A को लिखा जा सकता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो ई की वैल्यू हो जाती है हमारे पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग मेटल प्लेट के लिए ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग मेटल प्लेट के लिए, नॉन कंडक्टिंग मेटल प्लेट के लिए गाइस वैल्यू आएगी आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट कंडक्टिंग मेटल प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके देखते हैं, देखिए ये देख लीजिए, ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग मेटल प्लेट और शीट। देख सकते हैं आप, क्लियर है। तो यहां पर देखिए गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस है, मेजर एप्लीकेशंस, वो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। क्लियर, ठीक है। कुछ 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, उसके बाद में आपका ये चैप्टर भी अब ज़्यादा बहुत लंबा नहीं है, फिनिश होने वाला है। क्लियर, तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ रही होंगी। ठीक है, इसको पढ़िएगा। बाकी का डिस्कशन, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे इन एप्लीकेशंस पर, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा इन एप्लीकेशंस पर, और ये जो डेरिवेशन हमने की है इस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है गाइस, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डेरिवेशन गॉस थ्योरम से श्योरली पूछा जाता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।